पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं, ये पार्ट में एक्सप्लेन करना रह गया अभी, तो ये भी एक करना था, तो जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। लोड बैलेंसर्स की अगर आप बात करें तो आपका क्लासिक है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है। तो गाइज इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इसे शॉर्ट में समझते हैं। तो गाइज क्लासिक लोड बैलेंसर क्या करता है ना, आपकी जो ट्रैफिक है वो आपकी इंस्टेंसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो भी आपकी EC2 इंस्टेंसेस है, अगर मल्टीपल है तो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इसमें ट्रैफिक जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो भी दो तरीके से की जाती है गाइज। एक तो होती है आपकी इंटरनेट के ऊपर। अगर आपका इंस्टेंस मतलब आपकी जो ट्रैफिक है वो प्राइवेट मोड के थ्रू नहीं जा रही है, इंटरनेट के ऊपर जा रही है, तो इंटरनेट के थ्रू वो मतलब जो जो आपके इंस्टेंसेस कनेक्टेड है वहाँ पे वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप इंटरनल क्लासिक लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हो तो इसमें प्राइवेट IPs यूज़ होती है। इसका मतलब है कि जो आपका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ओवर दी प्राइवेट नेटवर्क ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, मोर सिक्योर रहता है। फिर आता है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो गाइज नेटवर्क लोड बैलेंसर जैसे मैंने बताया, ये बेसिकली क्या करता है ना, मतलब ये दोनों लोड बैलेंसर्स है, एप्लीकेशन और नेटवर्क। इसमें ना लिसनर्स होते हैं जो यूजर्स या फिर एंड पॉइंटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको लिसन करते हैं लोग, और ये लोग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ़र्क ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एप्लीकेशन वाला जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। नेटवर्क वाला जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। तो ऐसा मतलब ये लोड को उस लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली जब आप इन लोड बैलेंसेस की बात करो तो इनकी अपनी अपनी कुछ खासियत है। हम लोग एक्चुअली इसके बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट फिर ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा होने वाला है। तो किसी और दिन मैं डेफिनेटली एक सिर्फ लोड बैलेंसर्स पे एक अलग से वीडियो करूँगा, जिसमें पूरा इसका आर्किटेक्चर समझाऊंगा, पूरी एप्लीकेशंस आपको समझाऊंगा, और ईच इंडिविजुअल का आपको मैं डेमो भी दिखाऊंगा कि लोड बैलेंसर कैसे चलता है, नेटवर्किंग कैसे चलता है, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे चलता है, बट वो किसी और सेशन के लिए है गाइज। तो अभी के लिए चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगली सर्विस देखते हैं कौन सी है। अमेजॉन ऑटो स्केलिंग। गाइज ये थोड़ा एक ट्रिकी सर्विस है, इसके ऊपर आई एम श्योर आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे। मैं शॉर्ट में भी ये सर्विस समझा दूंगा आपको, बट अगर कोई क्वेश्चंस रहते तो आप कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिए, और हमारी टीम या मैं इसको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा अगर कोई क्वेश्चंस आपको होते तो। बट मैं इसको पूरी तरह समझाने की अभी पहले कोशिश करता हूँ। तो गाइज चलो समझते हैं कि ऑटो स्केलिंग होता क्या है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये क्या इंश्योर करता है कि आपके EC2 इंस्टेंसेस हमेशा अवेलेबल रहे, कोई भी लोड है उसको हैंडल करने के लिए जब आप एप्लीकेशन या तो लॉन्च करते हो या टर्मिनेट करते हो, और ये EC2 इंस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाते हैं ऊपर या नीचे। अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता होगा इसमें। तो ये तो डेफिनेशन थी, बट अगर अमेजोन में मतलब ऑटो स्केलिंग की बात करूँ तो जैसे इन्होंने कहा कि EC2 ऑटो स्केलिंग, तो ये ऑटो स्केलिंग मोस्टली जो होती है आपकी EC2 इंस्टेंसेस के साथ कंसर्न होती है। तो बेसिकली यह होता क्या है ना गाइज, अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन है। ये एग्जांपल मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझा रहा था तब दिया था। उसके ऊपर कुछ ट्रैफिक आप एक्सपीरियंस करते हो, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि आज मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इसे बहुत सीरियसली ना ले, सिर्फ अज्यूम करें। आपका जो नेटफ्लिक्स का जो स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप, अज्यूम कर लीजिए कि वो एक छोटे से सर्वर पे बेस्ड है, ठीक है। अब वो सर्वर पे ऐसा हो रहा है कि कैपेसिटी है 1000 लोगों की जो देख सकते हैं। आज मंडे है, सब लोग ऑफिस गए हैं, कोई स्ट्रीम नहीं कर रहा है। रात को वापस आते हैं कुछ गिने चुने लोग, 1000 में से मे भी कुछ 150-200 लोग उसको स्ट्रीम कर रहे हैं। तो ये ट्रैफिक अच्छे से हैंडल हो रहा है ना। बट यहाँ प्रॉब्लम एक ये है कि सिर्फ 150 ही लोग कर रहे हैं, तो मे भी ऐसा हो रहा है कि मेरी रिसोर्सेज बहुत वेस्ट हो रही है। तो इस केस में मैं एक्चुअली आगे जाके क्या कर सकता हूँ, इसको ऑटो डाउन स्केल कर सकता हूँ। मतलब मेरा EC2 इंस्टेंस स्मार्ट हो जाता है, उसे समझ आता है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, कम है, और यूसेज की कैपेसिटी ज़्यादा बना रखी है। तो इस सिचुएशन में मुझे डाउन स्केल करना है, छोटे तर का मुझे EC2 इंस्टेंस यूज़ करना है, ताकि मैं जैसे डाउन स्केल करूँ मेरी कॉस्टिंग कम हो जाए। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है, तो आपका इंस्टेंस अपने आप डाउन स्केल हो जाता है। अज्यूम कर लीजिए कि आज संडे है और आज अचानक आज कोई ऑफिस नहीं गया है और 1500 लोग एकदम से देखने लग गए। तो इस केस में मेरा नॉर्मल इंस्टेंस तो मेरा काम नहीं कर रहा है, मे भी मुझे बड़ा इंस्टेंस चाहिए होगा, मुझे स्केल अप करना पड़ेगा। तो ऑटो स्केलिंग क्या करती है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझती भी है और इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये हो गई ऑटो स्केलिंग। अब इसके क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान है। ये आपको बेटर फॉल्ट टॉलरेंस भी देता है, बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट भी देता है, और ये हाईली अवेलेबल भी है। मतलब
अब फॉल्ट टॉलरेंस कैसे देगा? अब ये स्केल अप स्केल डाउन तो कर ही जाता है, बराबर है। तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस करता है, तो जहाँ जहाँ इंस्टेंस की ज़रूरत है ये हमेशा स्पॉन कर देगा। तो अगर कोई मतलब ब्रेक डाउन भी होता है तो हैंडल कर लेगा। अवेलेबिलिटी भी उसी में कवर हो गई। और बेटा कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो यहाँ कवर होता है। जैसे मैंने कहा कि वो समझ में आ गया उसको, आपके सिस्टम को, कि इतनी रिसोर्सेस मंडे को नहीं लगने वाली, तो क्या करें, हम स्केल डाउन कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका ऑटो स्केलिंग का प्रोसेस। और यहाँ पे आपकी हो गई कॉस्ट मैनेजमेंट भी। मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ तो मैं सस्ता वाला इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, सस्ते वाले रिसोर्सेस कम रिसोर्सेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट जो है गाइस वो भी कट डाउन होता है यहाँ पे। तो आई गेस आपको ऑटो स्केलिंग क्या है ये सरफेस लेवल पे समझ में आ गया गाइस। अब हम लोग बात करेंगे हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सर्विस के बारे में, जैसे कि जिसका नाम है अमेजॉन EC2। ये सबसे बेसिक लेवल की सर्विस है, बट ये इजीली सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है गाइस। EC2 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समवेयर अराउंड 2004 के आसपास इसका इजाद हुआ था, या फिर ये तब इस्तेमाल करना, या फिर ये इसका इन्वेंशन हुआ था, अगर मैं सिंपल इंग्लिश टर्म में कहूँ तो। माफ़ कीजिए, मुझे ये थोड़े टेक्निकल या इंग्लिश जार्गन्स आ जाते हैं बीच बीच में। मैं इंग्लिश में भी काफ़ी सेशन लेता हूँ तो फ्लो में वो हो जाता है। तो इसका जो इन्वेंशन है ये आई थिंक 2004 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, मैं पढ़ते रहता हूँ तो कुछ चीज़ें याद रहती, कुछ मैं भूल जाता हूँ। तो अब बेसिकली ये वन ऑफ दो सर्विसेज है कि जो बहुत पहले AWS ने लॉन्च किया था। AWS 2002 में शुरू हुआ था और बहुत ही माइन्यूट चीज़ें देता था। 2004 के आसपास ये डेवलप हुआ था और तब से AWS कंप्यूटिंग सर्विसेज ने कुछ एक अलग ही रुख मोड़ लिया, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वाइडली यूज सर्विस है। आपको अगर एग्जांपल दूंगा इस, तो आई थिंक लिंक्डइन है वो कंपनी जो ऑलमोस्ट, लिंक्डइन आई डोंट रिमेम्बर, शायद लिंक्डइन है, जो कुछ आसपास 19 मिलियन डॉलर्स हर महीने सिर्फ EC2 इंस्टेंसेस पे खर्च करता है। नेटफ्लिक्स या लिंक्डइन है, किसी एक में से एक है, आप चेक कर लीजिए, ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना पैसा यूज़ होता है, कितनी इसकी पॉपुलैरिटी। ये तो एक दो एग्जांपल्स दिए मैंने, ऐसे वर्ल्ड वाइड कितने बिजनेसेस है जो EC2 पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, EC2 क्या है इसे समझता है, इसके ऊपर हम काफ़ी अच्छा खासा समय बिताएंगे और वो करने के बाद हम लोग तुरंत डेमो वाले पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो है क्या EC2 एग्जैक्टली? अगर मैं EC2 की बात करूँ गाइस तो ये इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के नाम से जाना जाता है, और ये एक वेब सर्विस है गाइस जो सिक्योर रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी आपको क्लाउड पर प्रोवाइड करती है। ये वेब स्केलिंग और स्केल डाउन का जो प्रोसेस है वो आसान करने के लिए ये सर्विस बनाई गई है। तो एक इंस्टेंस क्या होता है वो हम समझते हैं पहले गाइस। अब जब इस सर्विस की आप बात कर रहे हो तो ये क्या करता है ना, ये आपको रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी मतलब इंस्टेंसेस देती है। तो इंस्टेंस क्या है यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये कुछ फीचर्स देख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इंस्टेंसेस क्या होते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा सेंस करेगी या समझ में आने लगेगी। बट अगर शॉर्ट में मुझे अभी बताना है इसके बारे में, तो अमेजॉन इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट क्या करता है, आपको कंप्यूटेशन सर्विसेज या फिर इंस्टेंस लॉन्चिंग सर्विस देता है, जिसमें आप रिसाइजेबल स्केलेबल इंस्टेंसेस या वर्चुअल मशीन्स लॉन्च कर सकते हो। फीचर्स क्या है गाइस इसके, ये हाईली स्केलेबल है। AWS के सर्विसेज का यही प्लस पॉइंट होता है कि आप उनको स्केल अप स्केल डाउन बड़े ही आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात है गाइस, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। आपकी इसकी इतनी बड़ी फैमिलीज है, इतने सारे टाइप से हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको उतने उसमें ऑप्शंस मिलते हैं गाइस, कि मतलब ये सारी सर्विसेज है, ये ऑप्शंस है, और इस तरीके से आप ये सारे इंस्टेंसेस इन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट एफिशिएंट ऑटो स्केलिंग की तो बात हम कर चुके हैं। फिर बाद में इंस्टेंस आपको, जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइप्स में मिलता है, तो हर प्राइसिंग के लिए और हर टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए एक EC2 इंस्टेंस आप लॉन्च कर सकते हो या आपके लिए अवेलेबल किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज हम लोग और देखते हैं कि एक इंस्टेंस क्या होता है पहली बात में, क्योंकि मैंने कहा कि ये इंस्टेंसेस देता है आपको, बराबर है। तो गाइज ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको वो इंस्टेंसेस लॉन्च करने देती है। तो एक इंस्टेंस होता क्या है गाइज, एक इंस्टेंस को ना आप एक छोटे कंप्यूटर की तरह समझ लीजिए, एक टाइनी सा पार्ट है ना। अगर मैं एक सर्वर की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा होता है सर्वर बेसिकली, तो उसके ऊपर अगर एक कंप्यूटर चलाना है मुझे, तो एक बहुत छोटी एक टाइनी रिसोर्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप इंस्टेंस की बात करते हो गाइस, तो ये इंस्टेंस क्या होता है, एक टाइनी रिसोर्स होता है जिसमें उसका खुद का एक स्टोरेज होता है, एक सिक्योरिटी होती है, एक नेटवर्क होता है, और वो एक इंडिविजुअल मशीन की तरह फंक्शन करता है।
आपको अगर दूसरा एग्जांपल दूँ तो आप ऑफिस स्पेस में काम करते हो तो आपके अलग अलग टीम्स में आप काम करते हो, बराबर है। तो ऐसे होता है कि एक टीम जो है वो आपकी मार्केटिंग की टीम है, तो आपके मार्केटिंग के टीम में एक मैनेजर रहेगा, एक टीम लीड रहेगा, कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ रहेंगे, कुछ एसोसिएट या फिर एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ रहेंगे, है ना। एक आपके कुछ अलग रूम्स हो सकते हैं आपके फ्लोर पे जहाँ पे आप सब लोग बैठ के काम करते हो। वैसे एक टेक टीम रहेगी, उनमें भी एक मैनेजर रहेगा, एक टीम लीड रहेगा, कुछ सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, कुछ एसोसिएट्स या एंट्री लेवल लोग रहेंगे, है ना। ये लोग शायद अलग रूम में बैठते होंगे। तो गाइज बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये सारे छोटे छोटे कमरे या फिर छोटी छोटी टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक कंपनी के सारे, मतलब अगर मिला दूँ तो एक कंपनी बनती है, बराबर है। तो वैसे ही अगर आप एक EC2 इंस्टेंस की बात करोगे तो बेसिकली एक टाइनी कंप्यूटर है जिसका खुद का एक सिंगल मशीन है, जिसमें खुद का हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, और ये अपनी एक दुनिया में चल रहा है। अब आपको मैं थोड़ा टेक्निकली रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। पहला वाला ऑफिस का था। अज्यूम कर लीजिए कि आपको एक एप्लीकेशन चलाना है, ठीक है, या बनाना है। तो आप सपोज अज्यूम कर लीजिए उसको 10 दिन लगते हैं बनाने में। तो अगर 10 दिन के लिए अगर मैं कहूँ कि आप जाके नया लैपटॉप खरीद लो क्योंकि आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 40-50 हज़ार रुपये अगर इंडिया में आप कहोगे तो आराम से आप खर्च कर दोगे, लैपटॉप खरीदोगे। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ कि आप ना सिर्फ 4 हज़ार दो मुझे और आप जो है ये लैपटॉप आप 10 दिनों के लिए ले लो और यूज़ कर लो, है ना। तो इंस्टेंस क्या है ना, यही आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। वो 40 हज़ार या फिर उतने पैसे खर्च करने से अच्छा है उसका कुछ 1/10 जो भी अमाउंट है वो आप पे करो, और जब तक आपको एक इंस्टेंस चाहिए तब तक आप एक इंस्टेंस ले लो। तो इंस्टेंस एक वर्चुअल मशीन है गाइस, है ना। लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि आपको एक विंडोज़ मशीन चाहिए। तो अगर मेरा सिस्टम का मैं बात करूँ अभी, तो मैं इसके ऊपर काफ़ी सारे EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकता हूँ। मतलब मैं एक विंडोज़ मशीन भी लॉन्च कर सकता हूँ, एक उबंटू मशीन भी लॉन्च कर सकता हूँ, एक लिनक्स मशीन भी लॉन्च कर सकता हूँ। गाइज इस प्रोसेस को या फिर इन इंस्टेंसेस को हम वर्चुअल मशीन्स कहते हैं, जो वर्चुअली अभी मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली है कहाँ पे, वो सर्वर पे बेस्ड है। मैं सर्वर की कैपेसिटी यूज़ कर रहा हूँ मेरे सिस्टम को यूज़ करके। तो इस चीज़ को कहते हैं गाइज एक इंस्टेंस या फिर एक वर्चुअल मशीन। तो बेसिकली AWS में हम वर्चुअल मशीन्स नहीं कहते, हम उनको इंस्टेंसेस कहते हैं। एक सोफिस्टिकेटेड टर्म है उसके लिए। तो हम अभी पूरे मतलब जब भी EC2 के बारे में बात करेंगे तो हम वर्चुअल मशीन्स कम और इंस्टेंसेस ज़्यादा कहेंगे गाइज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंस्टेंसेस और AWS EC2 की डेफिनेशन हल्की सी क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं गाइज। तो जब आप EC2 इंस्टेंसेस की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। एक हो गया आपका जनरल पर्पस इंस्टेंस, ठीक है। तो जनरल पर्पस इंस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये वो इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ऑप्टिमल प्राइस में हाई परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी फैमिली है नॉर्मली T2 माइक्रो, T3 एंड ऑल, ये सारे जो T सीरीज वाले इंस्टेंसेस है ये सारे आपके जनरल पर्पस इंस्टेंसेस में आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपको तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे कम प्राइस के इसमें। तो ये बेसिकली बर्स्टिबल इंस्टेंसेस भी होते हैं। बर्स्टिबल क्या है वो आगे हम बात करेंगे। एक अलग टाइप की फैमिली भी होती है, अलग क्लासिफिकेशन भी होता है, उसमें हम बर्स्टिबल इंस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस भी देते हैं और अगर वर्स्ट केस में ज़रूरत पड़े तो आपको एनहांस्ड या इम्प्रूव परफॉर्मेंस भी देते हैं। फिर दूसरा हो गया आपका कंप्यूट इंस्टेंसेस। तो गाइस जब आप कंप्यूट इंस्टेंसेस की बात करते हैं तो जहाँ पे आपको हाई कंप्यूटेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे कंप्यूट इंस्टेंसेस, ठीक है। और फिर आते हैं आपके मेमोरी इंस्टेंसेस। अब जहाँ पे आपको हाई रैम की ज़रूरत है या फिर आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है गाइस, जहाँ पे हैवी मेमोरी एप्लीकेशंस अगर रन करनी होती है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे आपके मेमोरी इंस्टेंसेस। आपके GPU इंस्टेंसेस गाइज आपको अगर मतलब डिज़ाइनिंग, 3D मॉडलिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है तो आपको ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेगी, बराबर है। तो आपका GPU आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। फिर हो गया आपके स्टोरेज इंस्टेंसेस। तो गाइज ये वो इंस्टेंसेस है जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो एक कॉमन एग्जांपल देना हो तो आपको बिग डेटा एप्लीकेशंस जो है उनको आपको कंप्यूटेशन भी ज़्यादा लग सकता है और स्टोरेज भी ज़्यादा लग सकता है, बराबर है। तो वहाँ पे बेसिकली ऐसे टाइप के इंस्टेंसेस यूज होंगे। तो गाइज ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका बेसिक जनरल फैमिलीज के बेसिस पे। तो एक हो गया आपका जनरल पर्पस, एक हो गया आपका कंप्यूट इंस्टेंसेस, एक हो गया आपका मेमोरी इंस्टेंस, GPU इंस्टेंसेस और स्टोरेज इंस्टेंसेस।
तो गाइज अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे। जैसे मैंने कहा था कि AWS जो है वो आपको EC2 इन पर्टिकुलर आपको काफ़ी कॉस्ट बेनिफिट्स या फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस भी देता है। तो जब आप इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस की बात करें तो EC2 क्या करता है आपके लिए बहुत से प्राइसिंग मॉडल्स ऑफर करता है। मुझे कोरा पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ऑन डिमांड इंस्टेंस क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा बात करते हैं गाइस। तो जब आप एक ऑन डिमांड इंस्टेंस की बात करते हो, ये ऑन डिमांड इंस्टेंस जो है गाइस, इसको आप जो है ना आपका इसकी तरह अज्यूम कर लीजिए। एक अब मैं थोड़ा घरों वाले एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। बैंगलोर में ना पीजीज एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो बेसिकली जब आप एक ऑन डिमांड इंस्टेंस की बात करते हो ना, तो ऑन डिमांड इंस्टेंस वो होता है जो आप डिमांड करते हो और एक छोटे ड्यूरेशन के लिए आप ले लेते हो। जैसे कि आपका पेइंग गेस्ट हो गया, यहाँ पे बैंगलोर में बहुत कॉमन है वो चीज़ें। तो बेसिकली आप 1 महीने के लिए चेक इन कर लोगे और आप चाहो तो 1 महीने का नोटिस देके तुरंत उसको खाली कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके डिमांड के हिसाब से एक इंस्टेंस आपको मिल रहा है जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ होता है। बट सिंस यू आर डिमांडिंग इट, ये आपको थोड़ा कॉस्टली भी पड़ सकता है क्योंकि आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है और उसके लिए आपने एक इंस्टेंस डिमांड किया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू गेट ऑन डिमांड। अब दूसरा होता है ऑन स्पॉट। ये थोड़ा अलग है गाइज। ऑन स्पॉट नॉर्मली ऑन डिमांड इंस्टेंस जो है, जो मैंने अभी बताया, वो आपके ऐसे डेटा के लिए यूज करते हो आप जिसको आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको पता है कि मेरे ये रिक्वायरमेंट्स है और आप वैसा इंस्टेंस डिमांड कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, वो ज़्यादा हो सकता है। ऑन स्पॉट ऑन द अदर हैंड ऐसा होता है, AWS के पास बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस रहते हैं जो वेकेंट है, आइडल पड़े हुए हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है उन्हें, ठीक है। तो ऑन स्पॉट जो इंस्टेंसेस होते हैं उनको थोड़ा नीलामी का टाइप होता है ये। मतलब जैसे हम लोग बोली लगाते हैं ना, IPL में क्रिकेट प्लेयर्स की बोली लगती है, वैसे ही तो ये जो इंस्टेंसेस है इनके ऊपर एक प्राइस टैग रहता है। तो लेट्स अज्यूम कि आपका कोई तो एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जो अचानक से आ गया, बट वो बहुत क्रिटिकल नहीं है, किसी भी चीज़ पे चल सकता है। तो एक ऑन स्पॉट इंस्टेंस आप उठा लोगे फटाक से, तो वो एक फिक्स प्राइस पे वहाँ लगा होता है, उस प्राइस पे आप ले लोगे, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे और एक लिमिटेड अमाउंट के लिए आप उसको इस्तेमाल करोगे, आपका काम हो जाएगा, आप उसको रिलीज कर दोगे। नेक्स्ट टाइम अगर आप इंस्टेंस ले रहे हो तो ऑन स्पॉट इंस्टेंस का प्राइस अलग भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, वो स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपका नीलामी की तरह होता है। आई होप आपको थोड़ी आइडिया आ गई कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। फिर होते हैं आपके डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। तो गाइज डेडिकेटेड इंस्टेंसेस जैसे नाम बताता है, ये बेसिकली ऐसे ट्रैफिक के लिए यूज होते हैं जो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं। तो डेटा क्रिटिकल, जहाँ पे आप डेटा लूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वहाँ पे डेडिकेटेड इंस्टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते हैं आपको। और फिर फाइनली आता है आपका रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। गाइज ये अगर ऑन स्पॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसा होता है ना, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आपको कल फ्लाइट पकड़नी है, आपने आज टिकट बुक किया तो आपको महंगा पड़ेगा। यही अगर आप 6 महीने पहले करते तो शायद आपको सस्ता मिलता है ना। तो रिजर्व्ड और ऑन स्पॉट में ये कंपैरिजन होता है। दूसरा है कि लेट्स अज्यूम कि आप किसी सिटी में चले गए और फिर आपने कहा कि मुझे होटल बुक करना है, आप डायरेक्ट होटल चले गए और आपने बुक कर दिया, तो क्या पता आपको महंगा भी पड़ सकता है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि महंगा ही पड़ेगा, सस्ता भी पड़ सकता है, बट वही ऑन स्पॉट की वही चीज़ होती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं होती प्राइस की। रिजर्व का कैसे है ना, आपको पता है कि मुझे ये इंस्टेंस चाहिए इतने दिनों के लिए, तो वो आपको सस्ते में मिलता है। क्यों? क्योंकि आप पहले बुक कर रहे हो। जस्ट लाइक रिजर्विंग अ होटल और अ टिकट, आप क्या करते हो, आप कुछ दिनों पहले उसे बुक कर देते हो, है ना। तो इसलिए उनको कहा जाता है रिजर्व, और वो आपको कंपैरेटिवली अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। बट रिजर्व इंस्टेंसेस का एक प्रॉब्लम है, आप रिजर्व करते हो तो आप अपफ्रंट पेमेंट करते हो, तो आपका पैसा वहाँ अटक जाता है। तो बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज के लिए आप यूज़ करोगे जब आपको पता है कि आपको ये चाहिए ही, कि 6 महीने मेरे साथ ये होने वाला है तो मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं उनको रिजर्व करके रखूँगा। तो गाइज ये हो गया क्लासिफिकेशन आपका प्राइसिंग के हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कोई क्लासिफिकेशन है क्या EC2 इंस्टेंसेस में। तो गाइज अब आगे अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो एक हो गया आपका बर्स्टिबल। तो जब मैं बर्स्टिबल इंस्टेंस कहता हूँ गाइज, तो जैसे मैंने कहा था कि जनरल पर्पस इंस्टेंसेस होते हैं, वो आपको ऑप्टिमल लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। इसका मतलब ये है गाइज कि अब मैं कोई इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, लेट्स अज्यूम कि वो मेरे एक एक्स कैपेसिटी पे वो परफॉर्म कर रहा है। तो जनरल पर्पस या फिर बर्स्टिबल इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं ना कि वो ऑप्टिमाइज लेवल पे परफॉर्म करते हैं, मतलब वो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट
एक सेफ साइड आपको एक एक सेफ आपको परफॉर्मेंस वो देते रहता है। और इसके लिए ना कुछ क्रेडिट्स डिसाइड किए जाते हैं कि आपके मतलब इतने आवर्स के लिए इंस्टेंस यूज़ हो रहा है तो इतना क्रेडिट है। तो जब वो ऑप्टिमल लेवल पे यूज़ होता है तो आपके क्रेडिट्स कम यूज़ होते हैं, एक सेट ऑफ क्रेडिट्स आपके बचे रहते हैं। ये तब यूज़ हो सकते हैं जब आपको बर्स्टेबल इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको बेटर परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। तो आपका इंस्टेंस जो है, लेट्स अज्यूम कि अभी 50% ऑप्टिमल लेवल पे चल रहा है, बट आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो बर्स्ट आउट करेगा और 100 लेवल परफॉर्मेंस पे हो या फिर 100 लेवल कैपेसिटी पे हो चलने लगेगा। तो इसे हम कहेंगे बर्स्टेबल इंस्टेंस। ठीक है। अब दूसरा आ गया आपका ईबीएस ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस। अब ईबीएस ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस वो होता है जो आपको ईबीएस ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना गाइस कि ये वो इंस्टेंसेस है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आपका ईमेलिंग ले लीजिए, आप ईमेल करते हो बराबर है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे ईमेल भेजेंगे तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस भी चाहिए, बहुत बहुत सारा मतलब कंसिस्टेंसी भी चाहिए वो ईमेल डिलीवर होने में। तो यहाँ पे हाई इनपुट हाई आउटपुट आपको बेसिकली चाहिए होता है, बट एक ऑप्टिमल प्राइस पे। तो वो आपको एबीएस ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस देते हैं। डेडिकेटेड के बारे में हम बात कर चुके हैं, सिक्योर एप्लीकेशन चलानी है तो आप यहाँ पे चलाओगे। और फिर फाइनली आपका आता है क्लस्टर एप्लीकेशन। तो गाइस जब आप क्लस्टर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्लस्टर एप्लीकेशन में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशंस है उसको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ पे काम करना पड़ सकता है। आपका फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, तो ये अलग अलग एरियाज में आ गए बराबर है। तो जब आप कोई रिक्वायरमेंट को क्लस्टर में क्लासीफाई करते हो तो उसे हम कहते हैं क्लस्टर्ड नेटवर्क। तो ऐसा हो सकता है कि अब देखिए कि आपका डेटा जो है वो एक क्लस्टर में पड़ा हुआ है, और आपका प्रोसेसिंग दूसरे क्लस्टर में हो रहा है ना। तो ये बेसिकली ये क्लस्टर्स में आपकी एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसे क्लस्टर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके कस्टमाइज्ड परफॉर्मेंस एबिलिटीज़ होती है। तो उन टाइप के कंप्यूटर इंस्टेंसेस या EC2 इंस्टेंसेस को हम कहेंगे क्लस्टर नेटवर्क इंस्टेंसेस।